सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मई महीने के दूसरे वाले वीक का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपको बताना है अभी इंडियन एयरफोर्स के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा संजीव कपूर को। तो अभी एयर मार्शल संजीव कपूर को इंडियन एयरफोर्स ने निरीक्षण और सुरक्षा विभाग के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी है। और नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार है। अभी हमारे नए थल सेना प्रमुख आर्मी चीफ भी बने थे, कौन? मनोज पांडे। और यहाँ पे दो मिलते जुलते नाम आपको और बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि अभी नए थल सेना उपाध्यक्ष बने थे, कौन? BS राजू। और डॉक्टर एस राजू का नाम याद रखना, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। और अगर आपसे पूछे कि भारत के अभी मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने, तो आंसर कर देना अजय कुमार सूद। और भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने? इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन। अभी इसरो के नए 10वें प्रमुख बने थे S सोमनाथ, उनका नाम है। और ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अलका मित्तल बनी है। उसी तरह से सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवी पुरी बुच बनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में TVS मोटर कंपनी के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो आंसर होगा सुदर्शन वेणु। तो सुदर्शन वेणु ये TVS मोटर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। TVS मोटर कंपनी स्थापना होती है 1978 में, हेडक्वार्टर चेन्नई में है। और इसके चेयरमैन कौन है? श्री वेणु श्रीनिवासन है। और याद रखना, ये प्रतिष्ठित डेमिंग पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र दुपहिया वाहन कंपनी भी है TVS मोटर कंपनी। अच्छा, अभी HPCL के CMD कौन बने? पुष्प कुमार जोशी। CBDT के चेयरमैन बनी है संगीता सिंह। और अभी नेस्कॉम के अध्यक्ष बनी कृष्णन रामानुजम। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में विश्व बैंक के पूर्व अर्थशास्त्री जिनका नाम है रॉड्रिगो चाउस, ये किस देश के राष्ट्रपति बन गए? तो आंसर होगा कोस्टा रिका। तो कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति रॉड्रिगो चाउस ने अभी हाल ही में शपथ ली है। ये विश्व बैंक के पूर्व अर्थशास्त्री भी हैं, नाम है रॉड्रिगो चाउस। देखो, बात करें अगर पहले कोस्टा रिका की, तो ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है और इसकी कैपिटल सैन जोस होती है। करेंसी है कोस्टा रिकन कॉलोन। अच्छा मुझे बताओ, अभी आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो पैट्रिच अची बने थे। और अभी सर्बिया के प्रेसिडेंट बने थे अलेक्जेंडर वुसिक। और हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी कैटलिन नोवाक। अच्छा, वैसे हंगरी के अभी फिर से प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? विक्टर ओरबान बन गए हैं। तो ये नाम भी अभी न्यूज़ में थे, चर्चा में थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है मई 2022 में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और ये अभी 89 अर्धशतक लगा चुके हैं। T20 क्रिकेट में बात कर रहे हैं और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, तो इनका नाम याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, एशियन गेम्स 2022 का मेजबान देश कौन सा था जिसे अभी 2023 तक स्थगित कर दिया गया? तो आंसर होगा चाइना। तो एशियन गेम्स 2022 ये चाइना के हंगझाओ में होने वाले थे अभी 10 से 25 सितंबर तक, और ये इसका 19वां संस्करण था। पर अभी चाइना में कोविड संक्रमण काफ़ी फैल रहा है, जिस कारण से ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने इसे 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। इसके अलावा अभी जुलाई 2022 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 होने वाले थे, लेकिन अभी एक बार फिर से उनको स्थगित कर दिया गया। कब तक के लिए? 2023 तक के लिए। ये कहाँ पे होने थे? चाइना के चेंगडू शहर में। और अभी दिसंबर में चाइना के शांटाओ में होने वाला था एशियन यूथ गेम्स, जो कि इसका तीसरा संस्करण था, इसे तो रद्द ही कर दिया गया। देखो, चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। बीजिंग में ही आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मिलेगा। करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे अप्रैल महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो आंसर होगा केशव महाराज को। तो याद रखना, केशव महाराज ये साउथ अफ्रीका के स्पिनर हैं जिन्हें अभी अप्रैल महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की एक विकेट कीपर बल्लेबाज है एलिसा हेली, जिन्हें ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अप्रैल के पहले 3 महीने हो गए आपके, जनवरी फरवरी मार्च, उनकी भी बात कर लेते हैं। जनवरी महीने के लिए जो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था वो साउथ अफ्रीका के कीगन पीटरसन थे। और महिलाओं में चुनी गई थी इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट।
फरवरी महीने के लिए पुरुषों में चुने गए थे श्रेयस अय्यर और महिलाओं में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर अमेलिया। मार्च महीने में पुरुषों में चुने गए थे पाकिस्तान के बाबर आजम और महिलाओं में चुनी गई थी ऑस्ट्रेलिया की रेचल हेंस। और अभी अप्रैल में आपने देखा साउथ अफ्रीका के केशव महाराज चुने गए पुरुषों में और महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली। आपको याद होगा पिछले साल 2021 की हम बात कर रहे हैं, तो अप्रैल का ही महीना था और उसमें भी आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ यही चुनी गई थी एलिसा हेली, याद होगा आपको। वैसे आईसीसी की स्थापना होती है 1909 में और हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है और इसके सीईओ ये है जॉफ एलार्डिस और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अभी हाल ही में किसने मैड्रिड ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो आंसर होगा कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज, पहले तो बताओ ये किस देश के टेनिस प्लेयर हैं? तो ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने अभी मैड्रिड ओपन में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा करके मेन सिंगल टाइटल जीत लिया। और आपको शायद याद हो तो इससे पहले जो मियामी ओपन टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी यही विजेता रहे थे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता, तो ट्यूनीशिया की टेनिस प्लेयर हैं ओंस जबेउर। उन्होंने जीता मैड्रिड ओपन का वुमेन सिंगल टाइटल और इस तरह से वो WTA 1000 स्पर्धा जीतने वाली पहली अफ्रीकी खिलाड़ी भी बन गई हैं। अच्छा, एक डेविस कप आप याद रखना, इसका संबंध टेनिस से ही है जिसको रशिया ने जीत लिया था। और इस साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम हुआ था वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसमें मेन सिंगल टाइटल राफेल नडाल ने जीता था, वो स्पेन के प्लेयर हैं। और वुमेन सिंगल टाइटल जीता एशले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। अब एशले बार्टी से आपको याद आएगा अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है और इनके संन्यास लेने के बाद ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं, ये वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली पोलैंड की तो पहली और दुनिया की 28वीं महिला टेनिस प्लेयर बन गई हैं। और वर्ल्ड टेनिस डे भी याद रखना, ये मार्च के पहले सोमवार को मनाया जाता है, जो हमने 7 मार्च को मनाया। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर क्या है? तो ये धाकड़ है। तो ये एक्चुअली में नवंबर 2021 में होने वाले थे। ये इसका चौथा संस्करण है, पर कोविड के कारण नहीं हो पाए, तो अब ये 2022 में हो रहे हैं। कहाँ पे? पंचकुला हरियाणा में। और इसका शुभंकर क्या है? धाकड़, जो कि एक प्रकार की गाय है। और याद रखना इसमें 5 नए खेलों को शामिल किया गया है। वो 5 कौन कौन से हैं? एक तो योगासन हो गया, एक गतका है। गतका याद रखना ये पंजाब का मार्शल आर्ट है। थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट है। एक है कलारी पयट्टू, ये केरल का मार्शल आर्ट है। और एक मल्लखम जो कि मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट है। ये इसमें शामिल किए गए हैं, इनको भी ध्यान रखना। अच्छा, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि इसका 5वां संस्करण ये कहाँ पे होना है। अच्छा, बात शुभंकर की हुई है ना, मैस्कॉट की, तो आपको बताना है अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022 में होने हैं कतर दोहा में। उसका मैस्कॉट क्या है? लाइब। लाइब इसका मतलब होता है अति कुशल खिलाड़ी। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो दूसरा संस्करण हुआ कर्नाटक के बंगलुरु में, उसका शुभंकर था वीरा। और पहले केरल ओलंपिक गेम्स ये भी तिरुवनंतपुरम में हुए थे, उसका शुभंकर क्या था? नीरज नाम का खरगोश था। और 2022 में अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होने हैं, उसका शुभंकर क्या है? ईभा, जो कि एक एशियाई शेरनी है। अच्छा, नमामि गंगे मिशन का शुभंकर क्या है? चाचा चौधरी। और अभी बीजिंग ओलंपिक हुए थे जो कि विंटर ओलंपिक थे, उसके शुभंकर थे बिंग ड्वेन ड्वेन। और पैरालंपिक के थे श्वेन रॉन रॉन। और उसी तरह से जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे जो कि समर ओलंपिक थे, उसका शुभंकर था मिराइतोवा और पैरालंपिक का था सोमाइती। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी किसने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। फॉर्मूला 1 ड्राइवर है, आप जानते हो मैक्स वर्स्टपन। रेड बुल के तो ये ड्राइवर हैं और नीदरलैंड के ये रहने वाले हैं। ये 2 पॉइंट याद रखना। और अभी इन्होंने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया। चलो पीछे वाले क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं कि अभी कौन कौन सी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है। तो इस साल की सबसे पहली ग्रैंड प्रिक्स रेस हुई थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022, जिसको चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता था। ये फेरारी के ड्राइवर है और ये मोनाको के रहने वाले हैं। उसके बाद सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स हुई थी जिसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता। फिर ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, उसको चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता। फिर एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, उसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता। और अब ये मियामी ग्रैंड प्रिक्स हुई है जिसको मैक्स वर्स्टपन ने ही जीता है। और आपको याद होगा अभी लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 ये चुना गया था मैक्स वर्स्टमैन को ही। अब अगर आपको याद हो तो आप बता दो लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया?
तो उनका नाम थोड़ा सा टिपिकल है, याद रखना हो सकता है आपके लिए। जमैका के ओलंपिक स्प्रिंटर थी वो, उनका नाम है एलन थॉम्सन हेरा। हेरा फेरी से याद रख लो, हेरा फेरी करके ये चुनी गई, तो हेरा से याद रह जाएगा। और हेरा फेरी क्यों कर ली इन्होंने, क्योंकि ये एलियन है, ऐसे याद रख सकते हो, एलन थॉम्सन हेरा। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने 5000 मीटर रेस में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो आंसर होगा अविनाश सेबल ने। तो भारतीय एथलीट है अविनाश सेबल, जिन्होंने 5000 मीटर में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन्होंने अभी 13 मिनट 25.65 यानी कि 13 मिनट 25.65 सेकंड का समय लेकर के एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। और इस तरह से उन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा? 1992 में महाराष्ट्र के बहादुर प्रसाद के द्वारा बनाए गए 13 मिनट 29.70 सेकंड के पुराने नेशनल रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए अभी जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी, तो आंसर होगा हर्षदा शरद गरुड़। और गुजरात की एक बैडमिंटन प्लेयर है जिनका नाम है तस्नीम मीर, अभी दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर बनी थी ये। और हरियाणा की पूजा जातियान का नाम भी अभी न्यूज़ में था, ये पैरा तीरंदाज है और अभी पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी थी, तो इनका नाम न्यूज़ में था, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है मई 2022 में किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा तेज कौल को। तो रिटायर्ड जनरल तेज कौल को अखिल भारतीय रचनात्मक समिति ने निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये जो जनरल तेज कौल हैं, इनको ये सम्मान उनके विभिन्न अतुलनीय प्रयासों और पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने और कोरोना काल में की गई मानवीय सेवाओं के लिए दिया गया है। नाम याद रखना, तेज कौल इनका नाम है। अच्छा मुझे बताओ, व्हीटली गोल्ड अवार्ड ये किसे मिला? चारुदत्त मिश्रा को हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए। वहीं व्यक्तिगत श्रेणी में अभी कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार मिला था डॉक्टर भूषण कुमार को। और 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में मिला था विनोद शर्मा को। ये नाम भी न्यूज़ में थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनना कि अभी किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सिंथिया रोसेंजवेग। तो नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक है ये सिंथिया रोसेंजवेग, जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। उन्हें खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर उनके द्वारा तैयार किए गए मॉडल के सम्मान के रूप में ये पुरस्कार मिला है। आप जानते होंगे 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला था? कई बार हम पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं। तो वो मिला था शकुंतला हरिके सिंह थिल्स्टेड को। और 2022 का मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए तो सिंथिया रोसेंजवेग। चलो बताओ, 31वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे मिला था? नारायण प्रधान को। और अभी सरस्वती सम्मान 2021 के लिए मिला था, वो भी 31वें नंबर का है, रामदरश मिश्रा को, उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। अच्छा, बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपक धरहर। ये नाम भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और फूड से आपको 2 दिन याद आएंगे, एक तो वर्ल्ड फूड डे और एक वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो याद है आपको, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाते हैं, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाते हैं। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE प्राप्त हुआ? तो आंसर होगा गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति। तो ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म है पेनलॉन, जिसके ये CEO हैं गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति, इनका नाम है। और अभी उनको ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान 2022 का ये मिला है, जिसको क्या कहते हैं? ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये जो गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति हैं, ये भारत के तमिलनाडु के मदुरै क्षेत्र के रहने वाले हैं। और ये जो ब्रिटिश मानद पुरस्कार है, ये साल में 2 बार दिया जाता है। अच्छा मुझे बताओ, अभी विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 का किसे मिला था? सिंथिया रोसेंजवेग को। और पेरू सरकार के द्वारा अभी सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार मिला था आर्देशिर बी के दुबाश को। और व्हीटली गोल्ड अवार्ड मिला है हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए किसे? चारुदत्त मिश्रा को। यह नाम याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किसे परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया? तो आंसर होगा मनोज पांडे। तो आप तो जानते ही हो, मनोज मुकुंद नरवणे की जगह आए हैं हमारे नए आर्मी चीफ बनने, कौन? मनोज पांडे।
और पूछे कि कौन से नंबर के हैं, तो 29 नंबर के हैं। और अभी इन्हीं को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। वैसे भी राष्ट्रपति जी ने 13 तो शौर्य चक्र, 14 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 24 अति विशिष्ट सेवा पदक भी दिए हैं, जिसमें से मनोज पांडे को मिला है परम विशिष्ट सेवा पदक। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है अभी हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 7 मई को। तो फिटनेस के महत्व के बारे में युवाओं में जागरूकता फैलाने के लिए और एथलेटिक्स में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए हर साल 7 मई को पूरी दुनिया में ये वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे कब होता है या फिर नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे तो 6 अप्रैल को और नेशनल स्पोर्ट्स डे महान हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, उनकी जयंती को, यानी कि 29 अगस्त को। और एथलीट से आपको याद आएगा एक प्रश्न कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 ये किसे मिला था? ये PR श्रीजेश को मिला था। ये हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हैं और ये अवार्ड पाने वाले ये दूसरे हॉकी प्लेयर थे। पहली थी रानी रामपाल, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 4 मई को। इसे अंग्रेजी में कहेंगे कोल माइनर्स डे, हर साल 4 मई को ही मनाते हैं। तो ये जो दिन है ये कोयला खदान श्रमिकों के द्वारा अब तक हासिल की गई उपलब्धियों और उनके बलिदानों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। सिंपल याद रखना है, 4 मई को कोयला खनिक दिवस। बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 8 मई को। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, जिसे रेड क्रिसेंट डे के रूप में भी जाना जाता है, और इसे 8 मई को हम मनाते हैं। और 8 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 8 मई को हेनरी ड्यूनेंट की जयंती होती है। और वो कौन थे? वे इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी के संस्थापक थे। अब यहाँ पे हेनरी ड्यूनेंट का नाम मैंने आपको जानबूझ के बताया क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है। प्रश्न ये आ जाता है कि नोबेल पीस प्राइज का पहला प्राप्तकर्ता कौन था, यानी कि पहली बार नोबेल पीस प्राइज किसे मिला था? तो ये इन्हीं को मिला था, हेनरी ड्यूनेंट को 1901 में। किसके संस्थापक थे ये? इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी के। और इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी को भी दो बार नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। एक तो 1917 में मिला था और एक 1944 में मिला था। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। यहां हम बात कर रहे हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस की। तो आपने कहा 8 मई को मनाते हैं और इस बार की थीम भी याद रखो, थीम है बी ह्यूमन काइंड। अच्छा मुझे ये बताओ 2021 का नोबेल पीस प्राइज किसे मिला था? 2 जनों को मिला था, दमित्र मुरातोव और मारिया रेसा को। और नोबेल पीस प्राइज मैंने आपको कई बार बताया है, ये दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। इसके अलावा बाकी जितने भी नोबेल प्राइज हैं वो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को, और ये दिया जाता है मनीला फिलीपींस में। चलिए बताइए, हर साल थैलेसीमिया डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 8 मई को। थैलेसीमिया ये एक अनुवांशिक रोग है और इस रोग में RBC में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता, जिससे बार बार एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ब्लड चढ़ाना पड़ता है। और इसकी थीम क्या है? अवेयर, शेयर एंड केयर। अच्छा ये तो थैलेसीमिया रोग हो गया। एक हीमोफीलिया भी होता है, वो भी एक अनुवांशिक रोग होता है जिसे आप शाही रोग भी कहते हो। उसमें क्या होता है, अगर एक बार आपको चोट लग जाती है तो फिर ब्लड बहता ही रहता है, उसमें ब्लड क्लूट नहीं हो पाता, थक्का नहीं जम पाता है। अच्छा वैसे बताओ एड्स डे कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। मलेरिया डे होता है 25 अप्रैल को। TB डे होता है 24 मार्च को और कैंसर डे वो 4 फरवरी को होता है। याद रखना ये। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है मई 2022 में कौन 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा प्रियंका मोहिते। महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली है ये प्रियंका मोहिते, और अभी इन्होंने इतिहास रच दिया। कैसे? 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है ये। और इन्होंने आपको बता दूं सन 2000 में तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। अच्छा अब यहाँ पे एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, स्टैटिक प्रश्न है, और अगर डेली आप लोग रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे या डेली करंट अफेयर्स वाला भी देखते होंगे तो वहाँ पे कई बार हम रिवाइज कर चुके हैं। 7 महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं उनके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है, और वो प्रश्न मैं आपको आगे भी कराऊंगा।
लेकिन अभी आप कोशिश करो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में टाइप करने की कि 7 महाद्वीप की वो सबसे ऊंची चोटियाँ कहाँ पर है, और अगर ये भी याद है किस देश में है तो वेल एंड गुड है। चलो कोशिश करो, हम वैसे आगे पढ़ेंगे। अभी बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, मई 2022 में किसने माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह करके अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो आंसर होगा कामेरिता शेरपा। तो माउंट एवरेस्ट जो कि एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और उस पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 26 बार सफल चढ़ाई करके नेपाल के जो ये कामेरिता शेरपा है, इन्होंने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। इसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। अच्छा, पीछे क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को कहा था 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों के नाम आपको याद होने चाहिए, और वो किस देश में है, हो सके तो ये भी ध्यान हो। तो वो मैं आपको यहाँ पे रिवाइज नहीं करवाने वाला हूँ। एक और इसी तरह का प्रश्न हम आगे पढ़ेंगे, उसमें भी किसी ने रिकॉर्ड तोड़ा है, उनका नाम पढ़ेंगे, वहां जाकर के मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ माउंट एवरेस्ट डे हम कब मनाते हैं, 29 मई को। और 29 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 29 मई 1953 को जो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी थे और उनके जो शेरपा थे तेंजिंग नॉर्गे, उन्होंने सबसे पहले इस पर चढ़ाई की थी। उसके अलावा 2 नाम आपको और बताऊंगा। एक तो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बछेंद्री पाल है, और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला का नाम है अरुणिमा सिन्हा। ये नाम आप याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है मैरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो मैरकॉम इंडिया के अनुसार बात कर रहे हैं, राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार कर लिया है। देखो, राजस्थान में कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? टोटल 32.5 गीगावाट है, जिसमें से 55% आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है यानी कि अक्षय ऊर्जा है, 43% आपकी थर्मल एनर्जी है, और बाकी बची हुई 2% आपकी न्यूक्लियर एनर्जी है, परमाणु ऊर्जा है। तो याद रखना प्रश्न में क्या पूछ रहा है, सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में राजस्थान टॉप पर है। अच्छा, आपको एक योजना के बारे में जरूर याद होगा, सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना। वैसे उसकी शुरुआत होती है 25 सितंबर 2017 को, लेकिन अभी फरवरी 2022 में हम लोगों ने पढ़ा था कि सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में कौन सा राज्य टॉप पर आए? राजस्थान टॉप पर आए। वैसे हमारे ऊर्जा मंत्री कौन है? आर.के. सिंह है। अच्छा बताओ, भारत कब तक कृषि में डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेगा? तो आंसर होगा 2024 तक। उसके अलावा एल रूट सर्वर वाला पहला राज्य भी राजस्थान बना था। चिरंजीवी योजना चलती है राजस्थान में, और जिसमें जो बीमा राशि है उसको बढ़ा के 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए कर दिया, अभी बजट में घोषणा की गई थी। और आप जानते हो देश का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पे बनेगा? तो राजस्थान के जयपुर में। एक कुसुम योजना आपको याद होगी, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना, जिसमें क्या होता है, किसान जो है वो सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाते हैं तो उन्हें 90% तक का जो उसका खर्च आता है वो सरकार देती है। अच्छा, 100% सौर ऊर्जा से संचालित एक मंदिर है, कौन सा? कोणार्क सूर्य मंदिर, जो आपको मिलेगा उड़ीसा में। इससे भी 2-3 प्रश्न बनते हैं, जैसे कि ब्लैक पैगोडा किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं। कौन से रुपए के नोट पे इसका चित्र अंकित है? तो 10 रुपए के नोट पे है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव फर्स्ट, उन्होंने करवाया। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला? तो पुडुचेरी एयरपोर्ट है। अच्छा, वैसे भारत का जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है वो कब का है? 2070 का है। और भारत का ऊर्जा स्वतंत्रता एनर्जी इंडिपेंडेंट होने का लक्ष्य 2047 का है। ये भी चीजें याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा जारी सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात ये कहाँ पे दर्ज किया गया? तो आंसर होगा लद्दाख। देखो, अगर आपको याद हो तो 2011 के सेंसस यानी कि जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात यानी कि जो सेक्स रेशो था वो सबसे ज्यादा केरल में था और सबसे कम हरियाणा में था। अच्छा, लिंगानुपात की बात करते हैं, सेक्स रेशो, तो इससे आप क्या समझते हैं? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? और सेक्स रेशो ज़्यादा मतलब महिलाएं ज़्यादा है पुरुषों से। तो अभी जो 2020 के ये डेटा आए हैं, ये आंकड़े आए हैं, उसमें बताया गया कि भारत में अब सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो लद्दाख का है। और कितना है? 1104।
मतलब 1000 पुरुषों पर 1104 महिलाएं हैं। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, वहां का सेक्स रेशो है 1011 और 1000 से ऊपर ये दो ही हैं। अभी तक जो केरल टॉप पे चलता था उसका सेक्स रेशो घट चुका है, कितना हो गया, 969 हो गया। और सबसे कम किसका है, सबसे कम मणिपुर का है, कितना है, 880 है। तो ये डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जारी क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 21वीं रैंक है। तो अभी क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म है चैनालिसिस, उसके द्वारा ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स जारी किया गया और इसमें जो अमेरिका है ये 49.95 बिलियन डॉलर के वास्तविक लाभ के साथ इस चार्ट में, इस इंडेक्स में टॉप पे रहा है। इसके बाद यूके और भारत 1.85 बिलियन डॉलर के अनुमानित वास्तविक लाभ के साथ इस लिस्ट में 21वें स्थान पर रहा है। कौन सा इंडेक्स है, क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, जिसमें भारत 21वें स्थान पर है। और जब भी बात क्रिप्टो की आएगी तो 3-4 प्रश्न आपको हमेशा बताता हूं, जैसे कि बिटकॉइन जो कि पहली डिजिटल करेंसी है, बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित करने वाला पहला देश कौन सा बना था, अल सल्वाडोर। और अभी दूसरा देश कौन सा बन गया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। और अगर पूछे कि किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई, तो भी आंसर होगा अल सल्वाडोर। अच्छा, भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स है IC15, इसको किसने लॉन्च किया, क्रिप्टो वायर ने। और अभी आपको याद होगा मास्टर कार्ड ने दुनिया के पहले क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए अभी एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है नेक्सो, उसके साथ समझौता किया था। वैसे क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर अभी बजट में कितने प्रतिशत टैक्स की घोषणा की गई थी, तो 30%। ध्यान रखना ये सब, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर, यानी कि इसे कहेंगे अंग्रेजी में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5वें दौर की रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर कितनी है, तो आंसर होगा 2%। तो अभी हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, कौन, मनसुख मांडविया, उन्होंने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट को जारी किया है और इसमें 2019 से लेकर 2021 तक के आंकड़े दिए गए हैं, मतलब डेटा दिया गया है। और इसमें बताया है कि कुल प्रजनन दर 2.2% से घट के 2% हो चुकी है। अच्छा, ये जो कुल प्रजनन दर है, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये क्या बताती है कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है, उसे कुल प्रजनन दर कहते हैं। तो अभी ये घट करके कितनी हो गई, 2% हो गई है। अच्छा, प्रतिस्थापन दर यानी कि रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी पर वुमेन, ये कितनी है, 2.1% है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि एक पुरुष और एक महिला ये मिलकर के 2 बच्चों को जन्म देते हैं, तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट बराबर का हो गया, यानी कि 2 जनों ने मिलकर के 2 बच्चों को जन्म दे दिया, तो उनको रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो 2.1% दिया गया है, यानी कि 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है। और सर्वाधिक प्रजनन दर ये किस राज्य की है, मतलब प्रजनन दर जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, बिहार की है, कितनी है, 2.98%। और सबसे कम है सिक्किम की, 1.05%। तो ये नाम और ये डेटा आपको याद रखने, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको एक साथ बता दिए हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना को अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के द्वारा लागू किया गया, तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत दिल्ली सरकार पूर्वी दिल्ली के लगभग परिवारों को 100% सीवर कनेक्टिविटी मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। अच्छा, सीवर कनेक्शन से आपको याद आएगा एक प्रश्न कि अभी वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना, तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश का आगरा। अच्छा, अभी दिल्ली सरकार ने अपना एक शिक्षा गीत लॉन्च किया था, किस नाम से, इरादा कर लिया है हमने। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 लाख छात्रों को टैबलेट प्रदान करने के लिए ई अधिगम योजना शुरू की, तो आंसर होगा हरियाणा। तो अभी हरियाणा सरकार ने ई अधिगम योजना को शुरू किया है, जिसके तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को करीब 3 लाख टैबलेट बांटे जाएंगे। और ये उपकरण पर्सनलाइज्ड और एडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर के साथ प्री लोडेड कंटेंट और 2 GB मुफ्त डेटा के साथ आएंगे। वैसे सरकार का इरादा है 10वीं से लेकर 12वीं कक्षा के 5 लाख विद्यार्थियों को ये उपकरण देना, ये टैबलेट देना। और इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि अगले साल से 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी कक्षाओं को इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा।
तो ये आप याद रखना। ई अधिगम योजना किसने शुरू की है? हरियाणा ने। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना को शुरू किया था। कब शुरू किया था? 2 मई 2007 को। और अभी इसका दूसरा चरण शुरू हुआ है 2.0 करके, जिसमें अब कॉलेज में एडमिशन लेने वाली लड़कियों को 25,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा आईआईटी, आईआईएम या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाली बेटियों की जो पूरी फीस होगी वो सरकार भरेगी। तो याद रखना, लाडली लक्ष्मी योजना, इसका संबंध किससे है? मध्य प्रदेश से। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी मई 2022 को परिसीमन आयोग ने अभी केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, उसके लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो आंसर होगा 90। अच्छा पहले तो ये बात करते हैं कि परिसीमन आयोग का काम क्या होता है। तो देखो, किसी राज्य के अंदर कितने विधानसभा क्षेत्र होंगे, कितने लोकसभा क्षेत्र होंगे, ये तय करना इसी का काम होता है। तो आपको पता है अभी लेटेस्ट तो जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग हुआ था, तो जम्मू कश्मीर के परिसीमन ने एक आयोग बनाया है। और ये भी अच्छा प्रश्न बन जाएगा, किसकी अध्यक्षता में? रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। तो ये एक प्रश्न नोट कर लेना। अच्छा फिर से सुनो, मैंने क्या बोला? अभी जम्मू कश्मीर में परिसीमन के लिए यानी कि सीटों का निर्धारण करने के लिए जो परिसीमन आयोग का निर्माण हुआ है, जिसके अध्यक्ष कौन है? रंजन प्रकाश देसाई। अभी इन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा की है और उस रिपोर्ट में क्या कहा कि जम्मू कश्मीर में टोटल 90 विधानसभा सीट होंगी, जिसमें से 43 तो जम्मू में होंगी और 47 कश्मीर में होंगी। और ये भी याद रखो, इसमें से 9 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। और टोटल कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। देखो बात जम्मू कश्मीर की है तो वर्तमान में इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। अभी जम्मू कश्मीर सरकार ने अथवास पहल शुरू की थी, वहां पे जो डल झील है उसको साफ करने के लिए। डल झील से आपको याद आएगा। चलो ये प्रश्न आप ही के लिए बनता है कि अभी किस बैंक ने डल झील पर तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया है? और देश का पहला फ्लोटिंग एयर थिएटर, ये भी आपको डल झील पे मिल जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना? तो भी आंसर होगा जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। और अभी भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी है? जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है अभी किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, अभी उन्होंने रेत और अन्य खनन सामग्री को ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल हरियाणा के सभी जिलों में अलग अलग चेक पॉइंट पे किया जाएगा। देखो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में आपको पता है भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर भी लगा है। और चंडीगढ़ की ही है हरनाथ संधू, 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था इन्होंने। और चंडीगढ़ के ही हैं डॉक्टर भूषण कुमार, जिन्हें अभी व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए गांधी पुरस्कार 2021 भी मिला था। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और वैसे आपको याद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसकी शुरुआत हुई थी पानीपत हरियाणा से। कब? 22 जनवरी 2015 को। वैसे पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए दिसंबर 2024 में शुक्रयान फर्स्ट मिशन भेजने की घोषणा की है? तो आंसर होगा इसरो ने। तो इसरो ने कहा है कि वो दिसंबर 2024 तक वीनस यानी कि शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए शुक्रयान फर्स्ट मिशन को लॉन्च करेगा। अच्छा वीनस के बारे में, शुक्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, वो आप ध्यान रखना। जैसे कि ये सबसे गर्म प्लेनेट है। अब गर्म है तो ये मत सोचना ये सबसे नज़दीक वाला होगा सूर्य के, नहीं, ये सेकंड नंबर पे आता है। सूर्य के सबसे नज़दीक वाला कौन सा है? बुध ग्रह, मरकरी। उसके बाद आता है ये शुक्र ग्रह, उसके बाद आती है हमारी धरती। तो ये सबसे गर्म प्लेनेट है, इसीलिए ये काफ़ी चमकदार भी होता है और इसे आप बिना टेलीस्कोप के देख भी सकते हो। और हो सकता है आपने देखा भी हो। आसमान में देखोगे तो चांद के बाद सबसे ज़्यादा चमकीला यही आपको दिखेगा, इसीलिए इसको इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। इसका शेप जो साइज होता है वो मिलता जुलता होता है अर्थ से, इसलिए इसको अर्थ का सिस्टर प्लेनेट भी कहते हैं। और याद रखना इसका कोई उपग्रह, कोई सैटेलाइट भी नहीं होता। जैसे कि हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, इसका कुछ भी नहीं है।
और एक और ख़ास बात है जो इसको सबसे अलग बनाती है, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं वो सारे कैसे घूमते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोल दीजिए, पर ये क्लॉकवाइज घूमता है। और यही क्लॉकवाइज नहीं घूमता, यहाँ से भी देखो एक अच्छा प्रश्न बन जाता है कि इसके अलावा एक और कौन सा ग्रह, एक और कौन सा प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तो फिर आंसर होगा आपका यूरेनस। तो दो हो गए, वीनस और यूरेनस। अच्छा, यहाँ पे दिसंबर एक और प्रश्न आप कनेक्ट कर सकते हो। एक योजना आपको याद आएगी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। स्वनिधि मतलब स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, रेहड़ी पटरी वाले लोगों के लिए जो शुरू की गई थी कोरोना काल में, आपको याद हो जब 10,000 रुपये का जिसमें लोन दिया जाता है, जो 2020 जून में शुरू की गई थी। 2022 तक के लिए वो योजना थी, लेकिन आपने अभी करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा कि इसे कब तक के लिए बढ़ा दिया गया, तो आंसर होगा दिसंबर 2024 तक के लिए। बाकी बात इसरो की है। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1969 में, और वर्तमान में इसके नए चेयरमैन कौन हैं, एस सोमनाथ हैं, जो कि 10वें नंबर के हैं। और इसका मोटो क्या होता है, स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। याद रखना ये सब, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मई 2022 में दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे आयोजित किया गया, तो आंसर होगा कोपेनहेगन, डेनमार्क में। अच्छा, नॉर्डिक ये किन देशों को कहा जाता है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड को। तो भारत और इन देशों के बीच में जो सम्मेलन होता है उसे ही कहते हैं भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। यह भी मई 2022 में हुआ था, जो कि इनका दूसरा सम्मेलन था। कहाँ पे हुआ, कोपेनहेगन, डेनमार्क में। और जो सबसे पहले हुआ था वो 2018 में हुआ था, स्टॉकहोम, स्वीडन में। अच्छा, बाल्टिक देश किसे कहते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को। और क्वाड देश किसे कहते हैं, क्वाड कंट्रीज, जापान, यूएस, भारत और ऑस्ट्रेलिया को। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, मई 2022 को कहां पर 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, तो आंसर होगा मंडला, मध्य प्रदेश। तो आदि महोत्सव, तो ये पहली बार कब हुआ था, 2017 में। और 2022 में ये मंडला मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ, जो कि कौन से नंबर का है, 5वें नंबर का है। और ये क्यों आयोजित किया जाता है, तो आदिवासियों के जो उत्पाद होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें बेचने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। और इस आदिवासी महोत्सव का आयोजन कौन करता है, ट्राइफेड। ट्राइफेड का मतलब क्या होता है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और यहीं से देखो एक अच्छा प्रश्न बन जाएगा कि बताओ अभी ट्राइफेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, तो आंसर होगा MC मैरी कॉम को। और वैसे हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, अर्जुन मुंडा हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है खूंटी, झारखंड। अच्छा, अभी 40वां हुनर हाट का आयोजन कहाँ पे हुआ था, और भारत का भी पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे बना, मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा गांव में। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम असानी, ये किसने रखा, श्रीलंका ने। तो पहले तो आप ये याद रखेंगे, ये 2022 का पहला चक्रवात है, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है। इसका नाम असानी है। किसने दिया नाम, श्रीलंका ने। इसका मतलब होता है क्रोध। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर तो आप ही लोगों को देना है कि वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। और डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में भी हमने ये प्रश्न पढ़ा था, वहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको दिया था। अब आपकी बारी है। बाकी अगर हम बात करें 2021 में जो चक्रवाती तूफान आए थे, जैसे कि जवाद नाम का तूफान, ये बंगाल की खाड़ी में उठा था। और इसको नाम किसने दिया था, सऊदी अरब ने। फिर आपको यास नाम का तूफान याद होगा, ओमान ने नाम दिया था। गुलाब नाम का तूफान आया था, उसका नाम पाकिस्तान ने दिया था। तौकाते आया था, वो म्यांमार ने दिया था। और शाहीन को नाम दिया था कतर ने। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे।